वेलकम टू द चैनल। तो मैंने मेमोरी की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, इसकी एक वीडियो आ गई हुई है। अब ये सेकंड वीडियो है इसकी। तो मैंने क्या पिछली वीडियो में क्या था उसका एक बेसिक गो थ्रू दे दूँगा, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4। ये जो नंबरिंग है ना, ये जो नंबरिंग है 1 2 3 और 4। देखो, जो 1 पे है ना वो सबसे फास्ट मेमोरी है, क्योंकि इसके अंदर जो आप देख रहे हो रजिस्टर्स हैं, ये सबसे फास्ट है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है, फिर रैम आती है, फिर रोम आती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने दिए हुए हैं आप इसके थ्रू देख सकते हो कि साइज़ किसका छोटा और किसका बड़ा है, ठीक है। बेसिक आइडिया ये है कि जो रोम है वो उसका सिर्फ काम है स्टोर करना, ठीक है। और उसमें मेमोरी को, डाटा को, सॉरी। और जो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं ये भी स्टोर कर रहे हैं, या जो इस पे मल्टीपर्पज़ रजिस्टर्स हैं वो भी स्टोर कर रहे हैं, बट वो कोऑर्डिनेट सबसे करते हैं। इसका मतलब उसकी फंक्शनैलिटी जो फोर्थ नंबर पे रोम है उससे कहीं गुना ज़्यादा है, जिसके कारण जब उसको डिज़ाइन किया जाता है तो वो सर्किट उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसी कारण से वो कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू रोम और रैम, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये आप एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। और एक चीज़ और, रैम जो चीज़ क्या होता है कि सीपीयू को कुछ चीज़ चाहिए रोम से, तो वो पहले तो जो रोम की एक लॉग बुक है वो रैम के पास है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है डाटा वो रैम के पास उसकी कुछ बिट्स रहेंगी, उस मेमोरी के एड्रेसेस रहेंगे कि रैम को डायरेक्ट पता होगी इतनी बड़ी रोम है। फॉर एग्जांपल 1000 GB की 1 TB की स्टोरेज है रोम की, तो ये रैम को पता होगी कहाँ जाना है। सिमिलरली रैम के लिए एक लॉग बुक कैश होती है। कैश जो होती है आपको पता होगा कि कैश क्या होती है। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड चीज़ें होती हैं वो कैश में सेव होती हैं। कैश से आपको डायरेक्ट पता लगता है रैम में कहाँ पे है, और रैम की लॉग बुक से डायरेक्ट आपको पता है फ्रीक्वेंटली यूज़ कोई जो चीज़ चाहिए फैच करना है अगर सीपीयू को, या उसको प्रोसेस करना है तो वो कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ही मैंने आपको समझाई थी मेमोरी क्या है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है ना प्राइमरी और सेकेंडरी में, रैम और रोम के बारे में बताया था। और ये मैंने आपको तीन आपको दिखाई थी सर्किट डायग्राम्स, डी रैम, एस रैम एंड रोम। डी रैम एस रैम अगर आप यहाँ पे देखो तो डी रैम एस रैम रैम की टाइप्स हैं, राइट। और एक ही रोम आ गई। तो अगर आप डी रैम और एस रैम को देखो, डी रैम में यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा एक हमारा ट्रांजिस्टर और ये कैपेसिटर, ये ग्राउंड हुआ है, राइट। यहाँ पर एस रैम में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एस रैम पे ये देखिए, अगर आप 12th में याद होगा, अगर आपने नॉन मेडिकल रखा होगा तो आपको पता होगा, ये हमारे पास नॉट गेट्स हैं, दो ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये बिट लाइन्स है जहाँ से डाटा आ रहा है, ठीक है। अब डी रैम और एस रैम की जो फुल फॉर्म वो ये है, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसका डिफरेंस लाया हूँ, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं वहीं पे चलते हैं सीधे। और ये बाय द वे ये रोम की एक बेसिक डायग्राम है जहाँ पे एक डिकोडर लगा है और गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 6:64 जो लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 इनपुट हैं, यहाँ पे 6 इनपुट लाइंस हैं 0 से लेके 5 तक। तो अगर आप इसे देखो तो 2 टू द पावर अगर आप 6 करोगे वो 64 होगा, तो मतलब 64 डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, डिकोडर से। तो इसलिए 2 टू द पावर 64 है। अगर यहाँ पे अगर 3 इनपुट होते तो यहाँ पे 8 उसके डिफरेंट आउटपुट आते, ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की, ठीक है। इस पिरामिड के टॉप पे सीपीयू के रजिस्टर्स रहते हैं, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। जो कैपेसिटी है वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में कैपेसिटी ज़्यादा है, बट टॉप ऑफ द पिरामिड में स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनकी आपको
ये याद होनी चाहिए, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो बेसिक तो सबको पता है, जैसे ये किसी को ये पता शायद ना हो, ठीक है। नॉन वेरी जो देखिए जो मेन फंडा है वो ये है कि ये मेन फंडा है, ठीक है, ठीक है। ये जो रैम है ना, ये इस तरह की रैम है। इसमें अब कुछ स्पेशलाइज्ड रैम जो आ जाती है ना, किसी में मे बी क्लॉक, जैसे मैंने आपको सीपीयू में बताया था, यहाँ पे सीपीयू की डायग्राम है, जैसे ये क्लॉक सर्किट लगा हुआ है। कुछ रैम क्लॉक सर्किट से कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड रैम कह दिया उसे, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की और भी रैम्स हैं, बट जो जनरलाइज्ड वे है उसमें हम सीधे रैम कहते हैं, और रैम की दो टाइप्स कहते हैं, एस रैम और डी रैम, ठीक है। अब जो एन वी एम ही है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स रहती हैं ना, उसमें यूज़ होती है। हाँ, ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है। अगर आप इसे रैम समझो तो वो गलती होगी। ये एक टाइप की एसएसडी है, जो मतलब वॉलेटाइल मेमोरी में नहीं आती है, ये आती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, जैसे कि रोम हो गई, ठीक है। तो उसी की एक टाइप है, ठीक है। हाई स्पीड इसका जो ये जो है ना NVMe, एक टाइप के रूल्स सेट किए हुए हैं एसएसडी के लिए, ठीक है। एसएसडी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉलिड स्टेट। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो हाई स्पीड का एक्सेस देती है, ठीक है। तो ये कुछ, ठीक है, ये कुछ रही आपकी फुल फॉर्म्स हैं, आप एक बार इन्हें देख लो, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले रैम के बारे में बता रहा था, देख लो यहाँ पे रैम के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जो स्पेशलाइज रैम का कोई काम है, और कुछ उसमें आप ऑल्टरनेशन करके उसके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है, आपको एक बार पता होने चाहिए। वैसे ही रोम के हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे पी रोम है, ई पी रोम है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इरेजेबल जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो ये हैं, क्योंकि ईपी रोम अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब यूज़ तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ईपी रोम का अलग काम है, WEPROM जो है ना, इसको आप डिलीट जो ऑप्शन होता है वो यही होता है, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली डिलीट करते हो और मेमोरी फ्रेश हो जाती है, राइट। तो फ्री हो जाती है मेमोरी, अगर हम सही वर्ड यूज़ करूँ तो वो WEPROM ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, एक बार आप इन्हें देख लो। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको एस रैम और डी रैम में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो एस रैम की जो ये डायग्राम है, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। एस रैम की जो डायग्राम है ना, यहाँ पर हमारे पास ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है। इन्हें आप इन्वर्टर भी कह सकते हो, क्योंकि नॉट गेट में जो भी आप इनपुट दो, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 इनपुट दोगे तो आउटपुट 0 आएगा, 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, ठीक। यहाँ से आ रही है ये जो है, यहाँ पे बिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो दूसरी साइड इसका ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। और ये वर्ड लाइन है। वर्ड लाइन मतलब डाटा से कनेक्टेड, अगर ग्रुप ऑफ बिट्स को आप वर्ड कहते हो, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ बिट्स का जहाँ से एक टाइप का कनेक्शन दिया हुआ है अपने ट्रांजिस्टर को, ठीक है। ये है हमारी स्टैटिक रैम की जो डायग्राम है। अब हम बात करेंगे डायनामिक रैम की। अगर आप डायनामिक रैम में देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइसेस हैं। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइस हैं। एक तो हमारा एक ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर, और ये यहाँ से ग्राउंडेड है, ठीक है। अब ये ग्राउंडेड है यहाँ पे, ठीक। अब आप दोनों को अगर देखो तो आप क्या बता सकते हो, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किसका सर्किट है। हाँ, बाय द वे ये एक बिट को स्टोर कर रही हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये एक बिट स्टोर कर रही हैं, तो किसका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। ऑब्वियसली स्टैटिक रैम का जो सर्किट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आप अगर आप इसके डिफरेंस देखें,
तो सबसे पहले एक चीज़ जो सबसे पहले हमने देखी वो सर्किट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा एस रैम का डी रैम से, ठीक है। स्टोरेज मेथड, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर कैपेसिटर भी यूज़ हो रहा है। एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो ट्रांजिस्टर के अलावा, वो है कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने 12th में फिज़िक्स रखी हो अगर, तो आपको याद होगा कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर चार्ज लूज़ करता है, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो चार्ज रखेगा अपने पास, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चार्ज लूज़ हो जाता है, ठीक है। वो मेमोरी होल्ड कर सकता है, मतलब डाटा होल्ड कर लेगा, बट वो कुछ देर के लिए करेगा, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इसे हमें कांस्टेंट रिफ़्रेश करना पड़ता है डी रैम पे। एस रैम में हमारे पास तो कोई कैपेसिटर है नहीं, तो इसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है वो हमारा एस रैम का है। इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे देखिए 2 ट्रांजिस्टर्स हैं। देखिए कोई काम करने के लिए अगर आप एक बंदा कर रहा है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, वही काम 2 बंदे करें तो जल्दी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स है सर्किट, और यहाँ पे डिवाइसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि ये फास्ट होगी डी रैम से। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव भी होगी डी रैम से, और अगर ये एक्सपेंसिव है तो इसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब ये कम, जो चीज़ महंगी होती है वो कम ही होती है ना, तो इसलिए ये कम होगी। जो एस रैम है ये याद रखना आप, इधर से क्वेश्चन आ सकता है 100%। ये जो एस रैम है ना, एस रैम यूज़ होती है CPU कैश के लिए, ठीक है, और जो डी रैम है वो यूजुअली मेन मेमोरी डी रैम की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे स्टार दे देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल देख लें एक बार। अब ये जो मेमोरी है, मेमोरी डिनोट कैसे करते हैं हम, उसकी मैट्रिक क्या है, वो हम करते हैं बिट से। बिट क्या होती है, बाइनरी में जो बिट होती है 0 होती है या 1 होती है। अब अगर 2 बिट हैं तो वो, एक बिट है तो उसको बिट कहेंगे, ठीक है। अगर 4 का ग्रुप है ना बिट्स का, तो 4 के ग्रुप को हम कहते हैं निबल, ठीक है। ये रहा निबल, 4 का ग्रुप रहता है। 8 का ग्रुप होगा, 8 बिट्स होंगी ना, अगर 8 बिट्स हैं तो वो होती है 1 बाइट, मतलब 1 बाइट 8 बिट्स, ठीक है। और अगर आप इसे लिखो कि 8 बिट्स मतलब 2 निबल्स, क्योंकि ये अगर 4 इंटू 2 इज़ 8, तो 2 निबल्स हो गए, राइट। किलो बाइट, जिसे हम केबी कहते हैं, केबी होती है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स होती हैं। अगर आप इसे 1024 को 2 की फॉर्म में लिखो तो वो कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 10 जो होता है ना, वो हमारा 1024 होता है, ठीक है। ये 1024 होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो मेगाबाइट आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, मैं थोड़ा बताता हूँ ये क्या, इसका क्या मतलब है। ये देखिए, अब जैसे ये है ना, देखो 2 टू द पावर 20 लिखा हुआ है इधर, ये कैसे लिखें ये देखते हैं। देखिए, अगर बेसिक तो हमें पता है कि 1 मेगाबाइट इज़, ये तो हमें पता है कि जो 1 मेगाबाइट है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, राइट, ये हमें पता है। तो ये 1024 KB है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये 1024, तो यहाँ पे K है, K मीन्स क्या होता है 1000, इसको भी 1024 लिख दो, तो आगे हमने लिख दिया B। तो 1024 मतलब 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 10,
तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इसलिए यहाँ पे 20 टू द पावर 20 होता है। ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं GB की, तो ये कितना होता है 1024 MB, दैट इज़ 1024 MB, मतलब MB मतलब मेगा कितना होता है 2 टू द पावर 20। ठीक है, तो इधर B लिख देते हैं। ओके, इसको कैसे लिख, टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 20 इंटू B। जब बेसिस सेम हो पावर हो जाता है ऐड, तो कितना हो गया 2 टू द पावर 30। यहाँ वही किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिख दूँ मैं कहीं पे कि बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, ये आई थिंक पता होगा सबको। मैं इधर इसकी वो लिख देता हूँ, देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी है। सिमिलरली TB मतलब 1024 GB, इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 टू द पावर 10 मीन्स 1024, GB के G मतलब 2 टू द पावर 30 और B ऐसे लिख दो, तो ये बनता है 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 30। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो 2 टू द पावर 40। ठीक है, तो ये मैंने 30 का बता दिया, 40 का। सिमिलरली 2 टू द पावर 50, 60, 70, 80, ये आपको नाम याद होने चाहिए। ये मैं आपको ये जो करके बता रहा हूँ ना, ये ज़रूरी है। ठीक है, वो 2 की पावर में आपसे पूछ सकेंगे कि पूछ लेंगे वो, क्योंकि बेसिक तो सबको पता है कि 1 GB 1024 MB और 1 पेटाबाइट्स इज इक्वल्स 1024 टेराबाइट्स, बट वो 2 की पावर में पूछ सकते हैं। तो आपको ये 2 की पावर में याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इधर भी मैं इसको लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसे एक बार देख लेना, इसे एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इजी है। सो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और इसकी डेप्थ में जाएंगे। थैंक यू।